हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है सैक का 7th सेमेस्टर हिस्टोरिकल एंड आर्चिवल रिकॉर्ड स्किल एंड मेथड, इस सब्जेक्ट की जितनी भी यूनिट्स हैं उन सारी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है एंड आप ये क्वेश्चन भी करके चले जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी चांसेस हैं ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए एंड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट की, सब्जेक्ट में टोटल आपकी 2 यूनिट आने वाली है, ठीक है। एंड इन दोनों यूनिट में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस सब्जेक्ट के। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है, ऐतिहासिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, इसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है और इतिहास लेखन में ऐतिहासिक अनुसंधान की भूमिका क्या है, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इसका क्या रोल है हिस्ट्री राइटिंग में, तो ये सब हमें इस क्वेश्चन में बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान होता क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च है क्या। हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब कि ऐतिहासिक अनुसंधान इतिहास का वह वैज्ञानिक और बौद्धिक अध्ययन है जिसके माध्यम से अतीत की घटनाओं, प्रक्रियाओं, संस्थाओं और व्यक्तियों का प्रमाणों के आधार पर विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसमें अतीत में जो घटनाएं घटित हुई, अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं का, व्यक्तियों का प्रमाणों के आधार पर मतलब कि सबूत के आधार पर विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई उनकी व्याख्या की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है सबूत के ज़रिए, प्रमाण के आधार पर, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि भारत को आज़ादी कैसे मिली, ठीक है, या फिर हड़प्पा सभ्यता का भारत में क्या इतिहास था, ये सब कुछ हमें कैसे पता चलता है, ये सब कुछ हमें पता चलता है प्रमाणों के ज़रिए। जो हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं उनके ज़रिए हम व्याख्या और विश्लेषण करते हैं अतीत में घटित घटनाओं का। अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई उनकी हम व्याख्या करते हैं, ठीक है, एंड उनको हम एनालाइज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। इसमें केवल घटनाओं का वर्णन नहीं होता बल्कि उनके कारण, परिणाम और महत्व को भी समझने का प्रयास किया जाता है। कोई घटना घटित हुई तो क्यों घटित हुई, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए। जैसे भारत में मुग़ल साम्राज्य का अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अतीत में जो घटनाएं घटित हुई थी जो कि मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड थी, मुग़ल शासकों से रिलेटेड थी, उनका हम अध्ययन करेंगे। उन अतीत की घटनाओं का और व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे, संस्थाओं का अध्ययन करेंगे जो कि मुग़ल साम्राज्य से संबंधित था, ठीक है। तभी हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। एंड इसके बारे में अच्छे से विस्तार से जानने के लिए हमें क्या करना होगा, उन घटनाओं, प्रक्रियाओं, संस्थाओं और व्यक्तियों का विश्लेषण करना होगा, अध्ययन करना होगा प्रमाण के आधार पर, ठीक है। तभी हम अच्छे से उसके कारण, परिणामों, महत्व जान पाएंगे। जैसे मुग़ल साम्राज्य भारत में क्यों आया, ठीक है, इसके परिणाम क्या हुए, इसका महत्व क्या था, इसने क्या क्या अच्छे काम किए। तो ये सब हम तभी जान पाएंगे जब हम उसकी पूरी रिसर्च करेंगे, उस पर जब हम पूरा विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे। एंड विश्लेषण और व्याख्या हो सकती है सिर्फ प्रमाण के ज़रिए, बिना प्रमाण के विश्लेषण और व्याख्या नहीं हो सकती, ठीक है। विश्लेषण और व्याख्या किसकी की जाती है, अतीत में घटित घटनाओं की, प्रक्रिया की और व्यक्तियों की, ठीक है। आइए अब देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसमें अतीत से संबंधित स्रोतों का संग्रह किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड सोर्सेज है उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, चाहे वो रिटन सोर्सेज हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो, मतलब कि चाहे लिखित प्रमाण हो या पुरातात्विक प्रमाण हो, ठीक है। जो भी प्रमाण मौजूद हैं उनको पहले इकट्ठा किया जाता है। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया, अगर हमें जानना है भारत में मुग़ल साम्राज्य के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुग़ल साम्राज्य के बारे में अगर हमें पूरी रिसर्च करनी है,
ये पता लगाना है कि इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए, महत्व क्या था, तो हम पहले मुग़ल साम्राज्य जिस टाइम पर आया था उस टाइम से रिलेटेड स्रोतों का संग्रह करेंगे। अब वो स्रोत जो है वो पुरातात्विक स्रोत भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे उस टाइम पर जो सिक्के बनाए जाते थे वो सिक्के हो गए, बर्तन हो गए, उस टाइम पर जो बर्तन यूज़ किए जाते थे, ठीक है, उस टाइम की हम बोल सकते हैं कुछ बिल्डिंग्स अगर मिल जाए तो, जैसे ताजमहल आज भी मौजूद है जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, लाल किला भी मौजूद है, ठीक है, तो उस टाइम की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी पुरातात्विक स्रोत के रूप में काम आ सकती हैं, ठीक है, जो अभिलेख हैं जो वो दीवारों पर लिखवाते थे, अभिलेख लिखवाते थे, वो सब। तो अतीत से संबंधित स्रोतों में सारे स्रोत आ जाते हैं, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो, और लिखित स्रोत भी मिलते हैं, जैसे अकबरनामा पुस्तक मिली है, ठीक है, ऐसे बाबरनामा, ठीक है, ऐसे हुमायूंनामा। तो इस तरीके की बुक्स जो है, आईन अकबरी, इन बुक्स के ज़रिए ये जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, लिखित स्रोत होते हैं, इनका भी संग्रह किया जाता है। तो सबसे पहले ऐतिहासिक अनुसंधान में क्या किया जाता है, अतीत से संबंधित जिस भी चीज़ का अतीत हम जानना चाहते हैं, हिस्ट्री जानना चाहते हैं, या जिस भी हिस्टोरिकल इवेंट की हम अच्छे से रिसर्च करना चाहते हैं, उससे संबंधित उस घटना से संबंधित स्रोतों का हम संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी आलोचनात्मक जांच की जाती है, तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, जो भी तथ्य मिलते हैं उनका विश्लेषण होता है कि सही है या गलत है, और उनकी व्याख्या की जाती है, और अंत में तर्क संगत और प्रमाणिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तर्क संगत मतलब कि जो तार्किक हो, फैक्चुअल हो, ठीक है, और प्रमाणिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत को वैज्ञानिक ढंग से समझने की विधि है। ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च एक विधि है, प्रोसेस है, जिसके ज़रिए हम अतीत को वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है, साइंटिफिकली हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के ज़रिए, हिस्टोरिकल रिसर्च के ज़रिए, ठीक है। ईजी शब्दों में आप ये जान लीजिए, हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है हिस्ट्री से रिलेटेड इवेंट्स की रिसर्च करना, और रिसर्च हम कैसे करेंगे, रिसर्च हम करेंगे उस समय से संबंधित या उस घटना से संबंधित स्रोतों का अध्ययन करके, विश्लेषण करके, ठीक है। आइए अब देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व क्या है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व अनेक स्तरों पर है, जैसे ये हमें अतीत की सही समझ देता है, ये हमें बताता है कि अतीत की घटना जो है वो मिथक और किंवदंतियों से कैसे अलग है, ठीक है, कैसे भिन्न है। ये बताता है अतीत की घटनाएं जो है वो मिथक है या लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं। किंवदंती का मतलब होता है लोगों के द्वारा कही गई बातें, ठीक है, जो कि मिथक भी हम बोल सकते हैं। लोगों ने कोई बात बोली तो वो हो सकता है रियल हो सकता है मिथक हो, ठीक है। तो लोग जो प्रचलित बातें बोलते हैं उनको बोलते हैं किंवदंती, ठीक है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के जरिए हमें पता चलता है कोई घटना जो वास्तविक में घटित हुई है, कोई घटना वास्तव में हुई है, इन रियलिटी कोई घटना घटित हुई है, या ये सिर्फ मिथक है, ठीक है। ये हमें वास्तविक रूप से अतीत की सही समझ देता है। इसके अलावा ऐतिहासिक अनुसंधान हमें वर्तमान को समझने में भी मदद करता है। वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों की जड़ें अतीत में होती है। वर्तमान में जो होगा उसकी जड़ें अतीत में है। आज के टाइम में हम देखते हैं, आज के टाइम में हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे टेलीफोन, पहले टेलीफोन आए, फिर अब आज के टाइम में हम देखते हैं स्मार्टफोन आ गए, ठीक है। तो स्मार्टफोन जो था वो पहले ही नहीं था, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट होता गया, धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ, चेंजेस आए, ठीक है। पहले लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे, ठीक है, उसके बाद फिर छोटा फ़ोन आया, और आज के टाइम में हम देखते हैं स्मार्टफोन आ गया है। उसके बाद फिर एंड्रॉयड फ़ोन आया, एंड्रॉयड फ़ोन आने के बाद अब स्मार्टफोन आ गया है, ठीक है, 5G फ़ोन आने लग गए आप। तो इस तरीके से क्या होगा, वर्तमान में जो भी हो गए उसकी जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ हो वो बिल्कुल नहीं हो आज के टाइम में, नहीं, जो भी घटना घटित हुई है सबकी जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है, ठीक है। आज हम आज़ाद भारत में जी गए हैं, तो ये भी हम कैसे जी पा गए हैं, क्योंकि अतीत में हमें आज़ादी मिल गई थी। अगर अतीत में हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी ना मिली होती तो आज भी हम गुलाम की ज़िंदगी जी गए होते, ठीक है। तो इस तरीके से वर्तमान में जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति है उनकी जड़ें अतीत में ही होती है। ऐतिहासिक अनुसंधान
वर्तमान समस्याओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट करता है कि आज के टाइम में हम जो समस्या झेल रहे हैं उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास में वो समस्या थी या नहीं। जैसे आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। विश्व उष्णन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है ये क्या पहले भी थी, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, ये जानने में भी हमारी मदद करता है ऐतिहासिक अनुसंधान, ठीक है। अगर हम रिसर्च करें तो हमें पता चलता है पहले ग्लोबल वार्मिंग इतनी नहीं थी। ग्लोबल वार्मिंग तब से बढ़ी है जब से पॉपुलेशन बढ़ी है, जब से उद्योग बढ़े हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के नाम पर पर्यावरण का काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हुआ है, तब ये सब हुआ है। तो आज के टाइम की वर्तमान समस्याओं को समझने में भी ऐतिहासिक अनुसंधान हमारी मदद करता है। ये वर्तमान की समस्याओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्र और समाज की पहचान। ऐतिहासिक अनुसंधान से हमें अपने राष्ट्र की, समाज की सांस्कृतिक पहचान पता चलती है कि हमारे राष्ट्र की पहचान क्या है, ठीक है। ऐतिहासिक अनुसंधान राष्ट्र की एकता और आत्मबोध जो है इसके बारे में बताता है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, क्यों हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है, क्या इसके उद्देश्य है। तो पहला आता है सत्य की खोज करने के लिए, अतीत की घटनाओं के पीछे छिपे ऐतिहासिक सत्य को उजागर करने के लिए, ठीक है, कि कोई भी घटना इतिहास में घटित हुई है तो उसके पीछे का सत्य क्या है। हमारे देश में मुगलों का शासन रहा, ठीक है, तो उसके पीछे सच्चाई क्या है, कितने समय तक मुगलों ने शासन किया, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ठीक है। तो अतीत की घटनाओं के पीछे छिपे ऐतिहासिक सत्य को उजागर करता है ऐतिहासिक अनुसंधान, ठीक है। दूसरा कारण परिणाम की व्याख्या करता है, कोई घटना हुई तो क्यों हुई और उसके क्या परिणाम हुए, ठीक है। मुगल जो है वो भारत में आए तो क्यों आए एंड इसके परिणाम क्या थे, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है। निष्पक्ष इतिहास लेखन। अब ऐतिहासिक अनुसंधान इसलिए भी किया जाता है ताकि निष्पक्ष इतिहास लेखन हो सके। इतिहास लेखन में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को शामिल ना किया जाए, मतलब कि जो पर्सनल किसी व्यक्ति के आइडियाज़ होते हैं उसको इसमें शामिल ना किया जाए, ठीक है। इतिहास जितना वस्तुनिष्ठ हो उतना बढ़िया। वस्तुनिष्ठ मतलब कि जो फैक्ट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को शामिल करें हिस्ट्री राइटिंग में, इतिहास लेखन में, ठीक है। हम अपने जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं उनको इतिहास लेखन में शामिल ना करें, ठीक है। नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए भी ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक अनुसंधान के जरिए पुराने विषयों को नए प्रश्नों और नए दृष्टिकोणों से हम देख पाते हैं, ठीक है। समाज को शिक्षा देने के लिए इतिहास से सीख लेकर समाज को भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इन सब कारणों से ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है, ठीक है। आइए अब देखते हैं इतिहास लेखन में ऐतिहासिक अनुसंधान की क्या भूमिका है। जब हम इतिहास लेखन करते हैं, हिस्ट्री राइटिंग करते हैं, तो हिस्ट्री राइटिंग में ऐतिहासिक अनुसंधान क्या भूमिका निभाता है, आइए देखते हैं। इतिहास लेखन में ऐतिहासिक अनुसंधान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला आता है प्रमाणिक इतिहास लेखन। तो ऐतिहासिक अनुसंधान जो है इतिहास को तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित बनाता है। एक तो हम ऐसे ही हिस्ट्री लिख रहे हैं, ठीक है, तो जब हम बिना रिसर्च के हिस्ट्री लिखते हैं तो उसमें हम अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को शामिल कर सकते हैं। हम वस्तुनिष्ठता की जगह हम अपने जो विचार है उसको उसमें शामिल कर सकते हैं। हिस्ट्री राइटिंग में हमें वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि हम अपने विचारों को इसमें शामिल कर लें अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च के बिना हिस्ट्री राइटिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसलिए हमें अगर प्रमाणिक इतिहास लेखन करना है तो प्रमाणिक इतिहास लेखन के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान बहुत ज़रूरी है। ऐतिहासिक अनुसंधान इतिहास को तथ्य और प्रमाणों पर आधारित बनाता है। इससे इतिहास कल्पना या पक्षपात पर आधारित नहीं रहता, ठीक है। इससे जो इतिहास है ये कल्पना या पक्षपात पर आधारित नहीं रहता, बल्कि इसमें जितना ज़्यादा हो सके तथ्यात्मकता बढ़ती है, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता इसमें बढ़ती है ऐतिहासिक अनुसंधान के ज़रिए, ठीक है। नेक्स्ट, इतिहासकार की वैज्ञानिक भूमिका। इतिहासकार केवल कलाकार नहीं होता या कथाकार नहीं होता, सिर्फ कथा लिखने वाला नहीं होता, बल्कि अनुसंधानकर्ता बनता है जब वो ऐतिहासिक अनुसंधान करता है, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च करता है।
वह स्रोतों की जांच करके निष्कर्ष निकालता है और इतिहास लिखता है। तो ये भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से ऐतिहासिक अनुसंधान क्या करता है, जो इतिहासकार है उसकी वैज्ञानिक भूमिका निर्मित करता है। ठीक है, इसके अलावा ऐतिहासिक अनुसंधान इतिहास के नए क्षेत्र विकसित करता है, जैसे सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, महिला इतिहास, पर्यावरण इतिहास। ठीक है, सभी का विकास ऐतिहासिक अनुसंधान से ही हुआ है। इतिहास लेखन में विविधता आती है ऐतिहासिक अनुसंधान के जरिए। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान के जरिए विभिन्न विचारधाराएं शामिल की जाती है, सामने आती है, जैसे मार्क्सवादी, उपनिवेशोत्तर। ठीक है, सबऑल्टर्न विचारधाराएं। ठीक है, अनुसंधान के माध्यम से इतिहास को बहुआयामी भी बनाया जाता है, मतलब कि जो हिस्ट्री है वो मल्टी डायमेंशनल बन जाती है। हिस्ट्री में विभिन्न आयाम शामिल कर लिए जाते हैं जब हम ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं तो। ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्मल हिस्ट्री कर रहे हैं बिना रिसर्च के, तो हम सिर्फ ये बता देंगे एग्जाम्पल के लिए कि मुग़लों का शासन भारत में हुआ था, इतने से इतने टाइम तक हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक अनुसंधान करें, फिर हिस्ट्री राइटिंग करें, तो उसमें हम सब कुछ बताएंगे कि मुग़लों का जो शासन हुआ था उसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई थी, कौन कौन से वंश थे मुग़लों के। ठीक है, एंड हुमायूं जो था उसने पानीपत की लड़ाई कब लड़ी, कैसे लड़ी, क्यों वो हारा। ठीक है, कब वो जीता, कौन सी लड़ाई में वो जीता, ऐसे कौन से मुग़ल शासक ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, एंड मुग़ल शासन जो था इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभाव क्या थे, ये सब कुछ, इन सभी आयामों का हम अध्ययन करके बारीकी से लिखते हैं जब हम ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं तो। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है ऐतिहासिक अनुसंधान का कि ऐतिहासिक अनुसंधान जो है इसमें हम इतिहास के बहुआयाम जो है उन पर ध्यान देते हैं, इतिहास को बहुआयामी रूप से लिखते हैं। ठीक है, इतिहास के सभी आयामों को इसमें हम शामिल करते हैं। ठीक है, जितने भी आयाम हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं। ठीक है, इससे इतिहास लेखन में विभिन्नता आती है। इसके अलावा ये इतिहास को समकालीन बनाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान इतिहास को केवल अतीत का अध्ययन ना बनाकर उसे वर्तमान से जोड़ता है। ठीक है, एंड इतिहास को समकालीन बनाता है। आइए हम निष्कर्ष देखते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान इतिहास की आत्मा है। ऐतिहासिक अनुसंधान के बिना इतिहास लेखन अच्छे से नहीं हो सकता। इसके बिना इतिहास सिर्फ घटनाओं का संग्रह रह जाएगा। अगर आप ऐतिहासिक अनुसंधान किए बिना, मतलब रिसर्च किए बिना हिस्ट्री राइटिंग करते हैं, तो वो सिर्फ घटनाओं का कलेक्शन, मतलब कि संग्रह बनकर रह जाएगा, उसमें जीवंतता नहीं आएगी। ऐतिहासिक अनुसंधान न केवल अतीत को समझने में सहायता करता है, बल्कि वर्तमान को स्पष्ट करने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान जो है इससे हम अतीत को समझ पाते हैं, अतीत को समझने में ये हमारी मदद करता है, हिस्ट्री को जानने में हमारी मदद करता है। ठीक है, एंड वर्तमान को स्पष्ट करने में कि वर्तमान में कोई घटना हो गई है तो क्यों हो गई है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसकी। ठीक है, ये स्पष्ट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऐतिहासिक अनुसंधान। ये इतिहास को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और उपयोगी बनाता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐतिहासिक अनुसंधान में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में कई चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है, जिनका सामना करना पड़ता है। ये जो चुनौतियाँ हैं ये वो समस्याएं होती हैं जो कि इतिहासकार को झेलनी पड़ती हैं। इनका सामना इतिहासकार को अतीत के अध्ययन, स्रोतों के विश्लेषण और निष्कर्ष प्रस्तुत करने के दौरान करना पड़ता है। ठीक है, जब इतिहासकार अतीत का अध्ययन करता है, स्रोतों का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, तो उस दौरान उसको ये समस्याएं जो है झेलनी पड़ती है। ठीक है, अतीत प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होता, इसलिए उसका अध्ययन अनेक व्यवहारिक, बौद्धिक और वैचारिक कठिनाइयों से घिरा रहता है। ठीक है, तो आइए इसमें हम यही देखेंगे कि ऐतिहासिक अनुसंधान की मुख्य चुनौतियाँ क्या है। तो पहली चुनौती आती है स्रोतों की कमी। स्रोत काफ़ी कम है। अगर हमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानना है या अगर हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है, ठीक है, तो उतने स्रोत नहीं है जितने होने चाहिए। जो स्रोत हैं उनमें से कुछ स्रोत तो ऐसे जो कि नष्ट हो गए हैं। ठीक है,
एंड कुछ स्रोत ऐसे हैं जो कि समझ से परे हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के टाइम की जो स्क्रिप्ट है वो मिली है, लेकिन वो स्क्रिप्ट कोई भी पढ़ नहीं पाया है। हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर बहुत सारे रिटन सोर्सेज मिले हैं, ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उस लिखे हुए को कोई भी पढ़ नहीं पाया है, डिसाइफर नहीं कर पाया है। तो जब कोई पढ़ ही नहीं पाएगा तो हिस्ट्री कैसे रिकन्स्ट्रक्ट होगी, ठीक है। तो स्रोतों की कमी भी है। स्रोत है तो वो समझ से परे है। कुछ स्रोत है जो कि नष्ट हो गए हैं समय के साथ, ठीक है। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए अगर हम देखें तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए लिखित स्रोत बहुत कम मिलते हैं, बहुत सीमित मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्रोत हैं जो कि समय के साथ नष्ट हो गए। उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता, मतलब कि वही हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव है, क्योंकि उसकी लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है। आदिवासी समाजों का इतिहास लिखने में कठिनाई, क्योंकि उनके पास लिखित अभिलेख नहीं थे, ठीक है। तो आदिवासी समाज का इतिहास तो हमें देखने को मिलता ही नहीं है। हमें इतिहास देखने को मिलता है सिर्फ जो मानव समाज प्रजा के रूप में राज्य में रहता था, ठीक है, उनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। मुग़ल काल में अगर हम जाएं, या फिर अगर हम दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जाएं, या औपनिवेशिक काल में भी जाए तो हमें जो सामान्य लोग थे उनका थोड़ा बहुत इतिहास देखने को मिलता है, लेकिन आदिवासियों का तो बिल्कुल भी इतिहास देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आदिवासी समाजों का इतिहास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास लिखने में काफ़ी कठिनाई हुई थी, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। आदिवासी जो थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो एंड उनके पास लिखित अभिलेख भी नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए आदिवासी समाज का इतिहास नहीं मिलता। तो इससे हमें पता चलता है कि स्रोतों की कमी है वास्तव में। दूसरा, स्रोतों की प्रामाणिकता की समस्या। स्रोत है भी है तो सारे स्रोत प्रामाणिक नहीं है, ठीक है। सभी स्रोत वास्तविक नहीं है, सही नहीं है। अब कई बार जाली, संशोधित या अपूर्ण स्रोत भी मिलते हैं। जाली मतलब कि नकली स्रोत, संशोधित मतलब कि ओरिजिनल जो सोर्स है उसमें कुछ चेंज कर दिया जाए अपने हिसाब से, ठीक है। तो संशोधित स्रोत और अपूर्ण स्रोत मिलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शासकों के ताम्रपत्रों में अतिरंजित दान विवरण मिला है। कुछ शासक थे जिन्होंने ताम्रपत्र पर अपने दिए गए दान की सूची लिखवाई है, एंड उसने इतनी ज़्यादा अतिशयोक्ति किया है, मतलब कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसमें लिखवाया है जो कि रियलिटी भी नहीं थी, ठीक है। तो अतिरंजित दान विवरण देखने को मिलता है। अतिरंजित तो पता चल ही जाता है कि कोई बढ़ा चढ़ाकर बोल गया नहीं, ठीक है। जैसे कोई राजा है, उसके अगर हम राजकोषीय सूचना को देखें, उसके अगर हम राजकोषीय खजाने की सूचना को देखें तो उसका राजकोष इतना नहीं है जितना उसने दान का लिखवा रखा है, कि उसने इतना दान किया, इतना उसके राजकोष में पैसे का इतिहास नहीं मिलता। तो अगर उसके राजकोष में उतना पैसा नहीं है तो उतना दान कैसे कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि अतिरंजित दान विवरण दिया गया है। अतिरंजित मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कुछ स्रोत है जिनमें झूठ भी लिखा गया है, जो कि जाली स्रोत हैं, संशोधित स्रोत है, ठीक है। अपूर्ण स्रोत मतलब कुछ स्रोत है जो कि पूरे नहीं है, जो कि थोड़े थोड़े हैं, उनका कुछ भाग नष्ट हो गया समय के साथ, ठीक है। जैसे अगर अभिलेख है तो अक्षर मिट गए, या अक्षर जो थे वो धुंधले हो गए, समझ में नहीं आ गए, ठीक है। इसके अलावा मध्यकालीन वंशावलियों में शासकों की प्रशंसा काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई है। तो ये भी दिखाता है कि स्रोत जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति की गई है, ठीक है, जो कि स्रोतों की प्रामाणिकता को कम कर देता है। नेक्स्ट है पक्षपात और पूर्वाग्रह है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतिहासकार स्वयं किसी न किसी सामाजिक, राजनीतिक या वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होता है, एंड वो अपने सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक जो भाव हैं उनको शामिल कर देता है इतिहास लेखन में, ठीक है। कई बार जो हिस्टोरियन है, जब वो इतिहास लिखता है तो वो अपने विचारों को उसमें डाल देता है। जैसे अगर वो लिख रहा है इतिहास औपनिवेशिक काल का, कि क्या अंग्रेज़ों का शासन भारत में सही था, तो अगर वो औपनिवेशिक काल का इतिहास लिख रहा है भारत का, तो वो अपने विचार भी डाल देता है कई बार, ठीक है,
कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग ये गलत था, ठीक है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत में शासन करके अच्छा किया, कोई ये भी बोल सकता है कि अच्छा किया, कोई ये बोल सकता है गलत किया, ठीक है। तो इस तरीके से इतिहास जो है वो हमें सेम देखने को नहीं मिलता। जितने भी इतिहासकार हैं सबका इतिहास जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग देखने को मिलता है, क्योंकि सबके इतिहास में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह शामिल है, ठीक है। एंड ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह शामिल करने से या पक्षपात करने से इतिहास लेखन जो है ये सही नहीं रह पाता, ठीक है। इतिहास लेखन में पक्षपात आ जाता है जब ऐतिहासिक अनुसंधान किए बिना अपने भावों विचारों को, अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को इतिहास लेखन में शामिल कर दिया जाए तो, ठीक है। तो इससे इतिहास लेखन में पक्षपात आ सकता है एंड ये बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक इतिहासकारों के द्वारा भारतीय समाज को पिछड़ा और स्थिर दिखाना। औपनिवेशिक इतिहासकार जो उन्होंने भारतीयों को पिछड़ा दिखाया है कि भारतीय पिछड़े थे, स्थिर थे, असभ्य थे, ठीक है। जबकि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में कुछ घटनाएं ऐसी मिलती है जिनका काफ़ी ज़्यादा महिमा मंडन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि पक्षपात और पूर्वाग्रह आ जाते हैं इतिहास लेखन में। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है। नेक्स्ट है स्रोतों की एकांगी प्रकृति, वन साइडेड नेचर ऑफ सोर्सेज। अधिकांश स्रोत जो है शासक वर्ग या अभिजात वर्ग के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। एंड जो शासक वर्ग थे, जो अभिजात वर्ग थे, वो इतिहास में वही चीज़ें लिखते थे या लिखवाते थे जो कि उनके शासन को और भी ज़्यादा प्रतिष्ठित करें, मतलब कि जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, जिससे उनकी सामाजिक जो पहचान है, जो प्रसिद्धि है वो बढ़े। वो जनता के ऊपर जो अन्याय करते थे उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखवाते थे इतिहास में, ठीक है। वो सिर्फ अपना महिमा मंडन करते थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ठीक है, हमने ये शहर जीत लिया, हमने ये चीज़ बनवा दी, हमने वो चीज़ बनवा दी। तो इस तरीके से वो अपनी की गई, हासिल की गई उपलब्धियों का ही महिमा मंडन करवाते थे इतिहास में, ठीक है। कई बार बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, एंड कई बार नॉर्मल। तो इसी वजह से अधिकांश जो स्रोत है इतिहास के, उनमें शासक वर्गों का, अभिजात वर्गों का महिमा मंडन ही देखने को मिलता है। आम जनता, महिला और निम्न वर्गों की आवाज़ दबा दी गई है। उनके इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, ठीक है, कि आम जनता कैसे अपना जीवन व्यतीत करती थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, इन सब के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिलती है, ठीक है, अगर हम देखें तो लिटरेरी सोर्सेज। तो इससे पता चलता है कि इतिहास जो है वन साइडेड हो गया है। जिसने इतिहास लिखा उसने अपने अनुसार इतिहास लिखा, उसने उन्हीं लोगों का इतिहास लिखा जिसको उन्होंने ज़रूरी समझा। जैसे जो शासक थे उन्होंने खुद का इतिहास लिखवाया, अपने पूर्वजों का इतिहास लिखवाया, ठीक है। लेकिन जो आम जनता थी, जो महिलाएं थी, उनकी स्थिति, उनके इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं लिखवाया, ठीक है। उदाहरण के लिए मुगल कालीन इतिहास में दरबारी इतिहासकारों की कृतियाँ, जो दरबारी इतिहासकार थे वो मुगल शासकों की प्रशंसा ही लिखते थे। महिला इतिहास के लिए प्रत्यक्ष स्रोतों का बिल्कुल अभाव है, महिला इतिहास देखने को ही नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाषा और लिपि की कठिनाई। प्राचीन स्रोत जो है उनमें कई कठिन भाषाओं का उपयोग किया गया इतिहास लेखन में, ठीक है। ऐसी भाषाओं में इतिहास लिखा गया है जो कि काफ़ी कठिन भाषाएं हैं, जो भाषाएं आज के टाइम में लुप्त हो गई है अब, क्योंकि वो भाषा आज के टाइम में कोई बोलता ही नहीं है, ना ही कोई पढ़ सकता, ठीक है। तो उस भाषा में अगर हिस्ट्री लिखी हुई है तो कोई कैसे समझ पाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है जिसका सामना करना पड़ता है इतिहास में, इतिहास लेखन में, ठीक है। कई स्रोत ऐसे होते हैं जिनमें कठिन भाषाओं का उपयोग होता है, कठिन भाषाओं में लिखा होता है, एंड लिपि का ज्ञान ना होने से अर्थ निकालना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए जो हड़प्पा सभ्यता की हमें स्क्रिप्ट मिली है, हड़प्पा सभ्यता के टाइम का जो हमें रिटन सोर्स मिला है, उसको कोई भी अब तक पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि उसकी लिपि जो है वो ही कोई नहीं समझ पाया है, ठीक है।
एंड ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। संस्कृत, प्राकृत, फारसी और अरबी ग्रंथों की व्याख्या में भी काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है। तो ये भाषा और लिपि की जो कठिनाई है ये भी एक मुख्य चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है काल निर्धारण की समस्या। कई घटनाओं की सटीक तिथि उपलब्ध नहीं है कि एग्जैक्ट ये घटना कब घटित हुई थी, एंड विभिन्न स्रोत अलग अलग काल बताते हैं। कोई कुछ टाइम पीरियड बताता है, कोई कुछ टाइम पीरियड बताता है। ठीक है, जो मुग़ल शासन है उसका भी टाइम पीरियड अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है काल निर्धारण की समस्या है। कोई भी टाइम को, क्रोनोलॉजी को पूरे एश्योरेंस के साथ प्रूव नहीं कर सकता कि इस टाइम पर इसी दिन ये घटना हुई थी, क्योंकि हर स्रोत में अलग अलग समय मिलता है हर घटना का। ठीक है, उदाहरण के लिए महाभारत युद्ध की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, एंड कुछ लोग तो बोलते हैं कि महाभारत कभी हुई ही नहीं। ठीक है, ऐसे प्रारंभिक राजवंशों के शासनकाल की भी अनिश्चितता है। ठीक है, कोई नहीं जानता कि किस राजवंश की टाइमिंग क्या थी। ठीक है, इसके अलावा स्रोतों की व्याख्या में भी कठिनाई होती है। एक ही स्रोत की अलग अलग व्याख्याएं संभव है, हो सकता है एक ही स्रोत की हर व्यक्ति ने अलग व्याख्या की हो। प्रतीकों और रूपकों को समझना भी चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए धार्मिक ग्रंथों को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग करने की समस्या। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं धार्मिक ग्रंथों को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं करना चाहिए। तो इस तरीके से एक ही स्रोत की हर व्यक्ति अलग व्याख्या देता है। कोई बोलता है धार्मिक ग्रंथों में जो भी लिखा हुआ है वो मिथक है, कोई बोलता है कि वास्तविकता है। ठीक है, ऐसे ही पुरातात्विक अवशेषों की भी भिन्न भिन्न व्याख्या देखने को मिलती है। जैसे जो बर्तन मिले हैं, जो जेवर मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष ही कहलाते हैं वो भी। ठीक है, बर्तन, जेवर, ये सब। ऐसे ही कई बार मूर्तियाँ भी मिली है। ठीक है, तो ये मतभेद रहता है कि मान लीजिए कोई मूर्ति मिली है तो वो मूर्ति किसकी होगी, कौन से भगवान की मूर्ति होगी वो। ठीक है, ऐसे ही अगर जेवर मिले हैं तो ये जेवर जो है वो कौन पहनता होगा। ठीक है, पुरुषों के अलग वस्त्र आभूषण, महिलाओं के अलग आभूषण। ठीक है, तो इस तरीके से पुरातात्विक अवशेषों की भी भिन्न भिन्न व्याख्या होती है। कोई बोलता है कि ये स्रोत इससे संबंधित है, कोई बोलता है ये स्रोत उससे संबंधित है। तो भिन्न भिन्न व्याख्या सामने आती है। नेक्स्ट है राजनीतिक और वैचारिक दबाव। कई बार सत्ता और विचारधारा इतिहास लेखन को प्रभावित कर देती है। इससे अनुसंधान की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, हम रिसर्च नहीं कर पाते, क्योंकि जो सत्ता है, जो विचारधारा है, वो इतिहास लेखन को प्रभावित करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तकों में इतिहास का चयनात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है। बुक्स अगर हम देखें, एनसीईआरटी बुक्स या हिस्ट्री बुक्स अगर हम देखें तो उसमें सारा कुछ डिटेल में नहीं लिखा, चयनात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है। वही चीज़ें लिखी गई है जो कि ज़रूरी है बस बताना, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो इसमें नहीं लिखी गई है बुक्स में। ठीक है, तो चयनात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया इतिहास का पाठ्य पुस्तकों में भी। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनको छुपा दिया गया या जिनको बदल दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं राजनीतिक और वैचारिक दबाव के चलते इतिहास लेखन में कई बार कुछ घटनाएं जो है वो हटा भी दी जाती हैं, छुपा भी दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आधुनिक दृष्टिकोण का आरोपण। अतीत की घटनाओं को आधुनिक मूल्यों से आंकना, इससे ऐतिहासिक संदर्भ बिगड़ सकता है। अगर हम अतीत की घटनाओं को आधुनिक मूल्यों से देखें, जैसे अतीत में एक घटना होती थी, सती प्रथा की घटना थी। ठीक है, तो अगर हम सती प्रथा को आज के आधुनिक मूल्यों से देखें तो हम मान सकते हैं कि ये कितनी बड़ी भेदभावपूर्ण और कितनी बुरी प्रथा थी। ठीक है, कितनी ज़्यादा बुरी प्रथा थी ये, एंड कितना अत्याचार हुआ इस प्रथा में महिलाओं के साथ। ठीक है, तो आधुनिक मूल्यों से अगर हम आके तब हमें पता चलता है इस प्रथा का जो वर्जन था वो क्या था, इस प्रथा का जो सबसे खतरनाक रूप था वो क्या था। ठीक है, ये हमें तब पता चलता है जब हम आधुनिक मूल्यों से उसको आंकते हैं, तब हमें उसकी बुराइयाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो आधुनिक दृष्टिकोण का भी कई लोग आरोप लगाते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इतिहास लेखन की। ठीक है,
कि अतीत की घटनाओं को आधुनिक मूल्यों से लोग आंकना शुरू कर देते हैं, इससे ऐतिहासिक संदर्भ बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन समाज को आज की लोकतांत्रिक कसौटी पर अगर हम परखें तो हम पाएंगे प्राचीन समाज में तो लोकतंत्र था ही नहीं, ठीक है, राजतंत्र था एंड लोगों के साथ काफ़ी अत्याचार किया जाता था। मध्यकालीन प्रथाओं को आधुनिक नैतिकता से अगर हम आके तो भी ऐतिहासिक संदर्भ जो हमें बदलता हुआ दिखता है। मध्यकालीन समय में भी नैतिकता थी ही नहीं लोगों के मन में, ठीक है, तो काफ़ी कुप्रथाएं भी आ गई थी, ठीक है, जैसे भी मैंने बताया सती प्रथा या फिर एक घूंघट प्रथा भी थी, बाल विवाह प्रथा, ठीक है। तो ये सारे सोशल एविल्स थे जो कि अगर हम आज के आधुनिक मूल्यों से आके तो हमें पता चलता है कि कितनी बड़ी बुराइयां थी वो, कितनी गंभीर समस्याएं थी वो, जिनका समाधान उस टाइम पर इतनी मुश्किल से हो पाया था, ठीक है। अगली जो चुनौती आती है वो है मौखिक स्रोतों की विश्वसनीयता। कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कि सिर्फ मौखिक हैं, ठीक है, उनके रिटन एविडेंस नहीं मिले, जैसे जो परंपराएं होती है, जो प्रथाएं होती हैं, वो सिर्फ मौखिक हैं। मौखिक परंपराएं समय के साथ बदल जाती है, हर पीढ़ी में बदलती रहती हैं। स्मृति और लोक कथाओं में अतिशयोक्ति आ जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए लोक गाथाओं में नायकों का अलौकिक चित्रण किया गया है, जनश्रुतियों में ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, मौखिक परंपराएं जो हैं ये समय के साथ बदल जाती हैं, समय के साथ इनमें परिवर्तन आ जाता है, अतिशयोक्ति आ जाती है, हर पीढ़ी में हर व्यक्ति इसके अर्थ को बदल देता है, ठीक है। जैसे पहले लोक गाथाओं में नायकों का चित्रण सामान्य होता था, आज के टाइम में अलौकिक चित्रण कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे जो जनश्रुति है, जो लोग गाते हैं गीत वगैरह, उनमें भी ऐतिहासिक तथ्यों को मिश्रित कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं मौखिक स्रोतों की भी विश्वसनीयता नहीं गई है। जो मौखिक स्रोत है जिनके रिटन एविडेंस नहीं है वो भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उनमें वो काफ़ी टाइम पहले किसी ने दिए होंगे, मौखिक स्रोत के रूप में किसी ने कही होगी वो बातें, जो कि आज के टाइम में उनका अर्थ बदल गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। तो उनकी विश्वसनीयता भी नहीं गई है अब, मौखिक स्रोतों की विश्वसनीयता भी अब नहीं गई है, ठीक है। स्रोतों की कमी, पक्षपात, भाषा संबंधी कठिनाई, वैचारिक दबाव इतिहासकार के लिए बड़ी बाधाएं हैं। फिर भी आलोचनात्मक पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर, ठीक है, हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पांडुलिपियाँ ऐतिहासिक अध्ययन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण होती है पांडुलिपि इतिहास के अध्ययन के लिए, एंड इनकी विशेषताएं क्या है, सीमाएं क्या है, संरक्षण की समस्याएं क्या है। पांडुलिपि के संरक्षण करने में, पांडुलिपियों को संभाल कर रखने में क्या समस्या आती है, आइए देखते हैं। पांडुलिपियाँ ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हैं, मतलब कि एक प्राइमरी सोर्स है ये पांडुलिपि। ये हमें अतीत के समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति, प्रशासन, साहित्य और ज्ञान की परंपरा की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करता है। पांडुलिपि जो है ये प्राथमिक स्रोत क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहले लिखे गए थे, हाथों से लिखे गए थे, ठीक है। एंड इनसे हमें अतीत के समाज की जानकारी मिलती है, संस्कृति के बारे में पता चलता है, लोगों का धर्म क्या था वो पता चलता है, राजनीतिक स्थिति क्या थी, प्रशासन कैसे चलाया जाता था, उस टाइम के साहित्य, ज्ञान, परंपरा, इन सब की प्रत्यक्ष जानकारी हमें मिलती है पांडुलिपि के जरिए। मुद्रण के आविष्कार से पूर्व ज्ञान का संपूर्ण संचार पांडुलिपि के माध्यम से ही होता था। जब मुद्रण का आविष्कार हुआ, जब प्रिंटिंग प्रेस आई, तो वो चीज़ें जो कि पांडुलिपि में लिखी हुई थी, उन्हीं चीज़ों को फिर संचार पांडुलिपि के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया, ठीक है। मतलब पांडुलिपि में जो ज्ञान था, मुद्रण की टेक्नोलॉजी आने के बाद, मुद्रण का आविष्कार होने के बाद, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद, पांडुलिपि में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी उन्हीं को प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए प्रिंट करके पेपर पर संचारित किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, ठीक है, कम्युनिकेट किया गया। इसलिए ऐतिहासिक अनुसंधान में इनका विशेष स्थान है। आइए अब देखते हैं ऐतिहासिक अध्ययन में पांडुलिपियों का महत्व। तो ये प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत है, ठीक है। पांडुलिपि समकालीन या लगभग समकालीन दस्तावेज होती है, मतलब कि जो उसी घटना के टाइम पीरियड पर क्रिएट हुआ हो वो होता है समकालीन।
मान लीजिए हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुग़ल साम्राज्य के टाइम में जो दस्तावेज़ लिखे गए थे हाथों से, उन्हीं को पांडुलिपि कहा जाएगा। ठीक है, बस पांडुलिपि जो थी वो कोमल सतह पर लिखी जाती थी, ठीक है, कागज़ पर या पत्तों पर, जबकि जो अभिलेख थे वो कठोर सतह पर लिखे जाते थे। ये फ़र्क है दोनों में। ठीक है, एंड ये समकालीन होती है उस घटना की, जब वो घटना घटित हुई थी उसी टाइम पर ये लिखे गए थे। प्राथमिक स्रोतों में शामिल है पांडुलिपि। ये घटना और विचारों की प्रत्यक्ष झलक देती है। जब हम पांडुलिपि को पढ़ते हैं तो हमें उस घटना की, उस विचार की प्रत्यक्ष झलक देखने को मिलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है, धर्मशास्त्र, पुराण, फारसी इतिहास ग्रंथ, ठीक है, ये सब पांडुलिपि के एग्जाम्पल हैं। तो पहला महत्व क्या हो गया पांडुलिपि का कि ये ऐतिहासिक स्रोत है, प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत है। दूसरा महत्व है सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान। पांडुलिपि से हमें समाज का ज्ञान मिलता है, समाज की परंपरा, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और नैतिक मूल्य जानने को मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए धर्म सूत्रों से वर्ण व्यवस्था और सामाजिक नियमों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पांडुलिपि से हमें सांस्कृतिक इतिहास भी पता चलता है, हमारी संस्कृति का इतिहास। ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक जानकारी भी पांडुलिपि से मिलती है। राजा ने क्या आदेश दिया, कर व्यवस्था कैसी थी, दान पत्र, ठीक है, ये सब पांडुलिपि के जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे जो राजा थे, जो भी वो दान करते थे, जितनी भी भूमि का वो दान करते थे, वो ताम्र पत्रों पर लिखवाते थे उसका विवरण। ठीक है, ऐसे जो भी वो राजकीय नीतियाँ बनाते थे राजा महाराजा, उन सारी नीतियों को भी वो विवरण के रूप में ताम्र पत्रों पर लिखवाते थे। ठीक है, तो ये सब हमें अवशेष मिले हैं पांडुलिपि के रूप में, तभी तो हमें पता चला कि राजा ऐसी नीति बनाते थे, वरना नहीं पता चलता। तो इस तरीके से पांडुलिपि से हमें प्रशासनिक और राजनीतिक जानकारी भी मिलती है। ठीक है, ये ज्ञान परंपरा और बौद्धिक इतिहास है। इससे हमें विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल, दर्शन, इन सब से संबंधित ज्ञान मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत सारे ग्रंथ है जो कि इन सब से संबंधित हैं, एंड ये भी पांडुलिपि ही कहे जाएंगे क्योंकि हाथ से लिखे गए थे, प्राथमिक स्रोत थे। ठीक है, तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल, दर्शन, इन सब क्षेत्रों में, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आर्यभट्टीय। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास लिखने में सहायक। पांडुलिपि जो है ये हमें इतिहास लिखने में मदद करता है, इतिहास लेखन में हमारी सहायता करता है। अन्य स्रोतों की पुष्टि और तुलना में पांडुलिपि ज़्यादा सहायक होती है इतिहास लेखन में। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हमें हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन देती है। पांडुलिपि की विशेषता क्या है? हस्तलिखित होता है, हाथ से लिखी जाती थी, प्रत्येक प्रति में अंतर हो सकता था एंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। किसी घटना से रिलेटेड जितनी भी पांडुलिपि हैं उनमें सेम चीज़ लिखी होगी, नहीं। हर व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भी शामिल कर देता था कई बार। ठीक है, तो जितनी भी पांडुलिपि मिली है किसी एक घटना से संबंधित, उनमें वेरिएशंस मिले हैं, अंतर मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा पांडुलिपि जो थी किस पे लिखी जाती थी? ताड़पत्रों पर, भोजपत्र पर, कागज़, चमड़ा, इन सब पर लिखी जाती थी। ठीक है, भाषाई विविधता होती थी। पांडुलिपि कई भाषाओं में मिली है, जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली, फारसी, अरबी, ब्रज, अवधी, इन सभी भाषाओं में पांडुलिपि मिली है। ठीक है, पांडुलिपि जो है सभी विषयों को शामिल करती है, जैसे धर्म, दर्शन, कानून, साहित्य, विज्ञान, प्रशासन, चिकित्सा, इन सभी विषयों के बारे में, इन सभी क्षेत्रों के बारे में ज्ञान देती है पांडुलिपि। पांडुलिपि हमें इन सभी विषयों की व्यापकता बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है सीमित प्रतियाँ। अब जितनी भी पांडुलिपि है सबकी प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद प्रिंटिंग नहीं की गई। ठीक है, तो बहुत सारी पांडुलिपि थी जो कि टाइम के साथ नष्ट हो गई, उनकी प्रिंटिंग नहीं हो पाई। ठीक है, मुद्रण ना होने से बहुत सारी पांडुलिपियाँ थी जो कि नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये एक समस्या है पांडुलिपि को लेकर। ठीक है, कि इनकी सीमित प्रतियाँ मौजूद हैं। आइए अब देखते हैं पांडुलिपि की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है। तो पहला है त्रुटियों की संभावना। पांडुलिपि में त्रुटियों की संभावना होती है, लेखन त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, नकल करते समय कई बार लिखने में त्रुटि हो सकती है, एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतियों में भिन्न श्लोक हो सकते हैं। तो इस तरीके से
त्रुटियों की संभावना होती है इसमें। पक्षपातपूर्ण सामग्री हो सकता है लेखक अपने समय, धर्म या शासक के पक्ष में लिख दें। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो औपनिवेशिक काल के दौरान पांडुलिपि लिख रहा है, तो हो सकता है वो औपनिवेशिक शासन में जो जनता के साथ अन्याय हुआ था उसके बारे में ना बताएं, बल्कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो औपनिवेशिक शासक थे उनकी तारीफों में कोई बात लिख दे कि इसने ये किया वो किया। ठीक है, तो वो पक्षपात कर सकता है। ठीक है, पक्षपातपूर्ण सामग्री इसमें देखने को मिल सकती है, तो ये भी एक समस्या है। अपूर्णता, कई पांडुलिपियां खंडित हो जाती है, अधूरी अवस्था में मिलती है। ठीक है, तो अपूर्ण मानी जाती है, समय के साथ वो नष्ट होती रहती है। आम जनता का अभाव, अधिकांश पांडुलिपि जो है इसमें अभिजात वर्गों, विद्वानों के बारे में लिखा हुआ है, शासक वर्ग के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन गरीब लोगों का, महिलाओं का, आदिवासियों का, सामान्य लोगों का कोई भी इतिहास, आम जनता का इतिहास पांडुलिपि में बहुत कम देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है तिथि निर्धारण की समस्या। कई पांडुलिपियों में लेखन की सटीक तिथि नहीं है कि कब लिखी गई, तो तिथि निर्धारण में भी एक समस्या बनी हुई है। कैसे तिथि का निर्धारण करें कि ये पांडुलिपि कब लिखी गई, कब नहीं। आइए देखते हैं पांडुलिपियों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं संरक्षण की समस्याएं क्या है, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से पांडुलिपि नष्ट हो जाती है। ठीक है, एंड हमें संरक्षण की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। पहला है प्राकृतिक क्षति। कई बार पांडुलिपि जाइए क्योंकि ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, कागज़ पर, इन सब पे लिखी जाती थी, तो नमी के कारण, गर्मी के कारण, कीड़े मकोड़े और फफूंद से इनको नुकसान कई बार पहुंच जाता है। बहुत सारी पांडुलिपियाँ इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि वो नमी की वजह से, गर्मी की वजह से या कीड़े मकोड़ों की वजह से नष्ट हो गई, या तो उसका जो आधा भाग था वो फट गया या मिट गया। ठीक है, या फिर खराब हो गया, धुंधला हो गया, तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक क्षति। कई बार पांडुलिपि में प्राकृतिक क्षति आ जाती है, नमी, गर्मी, कीड़े मकोड़े और फफूंद के कारण। ठीक है, भौतिक क्षरण, मतलब ताड़पत्र और भोजपत्र समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उचित संरक्षण सुविधाओं का अभाव। कई बार पांडुलिपियों को उचित ढंग से नहीं रखा जाता जिसकी वजह से वो नष्ट हो जाती हैं। ग्रामीण मंदिर, मठ और निजी संग्रहों में सुरक्षित व्यवस्था नहीं है पांडुलिपि के संरक्षण के लिए। ठीक है, मानव उपेक्षा, अज्ञान, लापरवाही और व्यापारिक लालच के कारण भी मानव जो वो ध्यान नहीं देता, उपेक्षा करता है पांडुलिपियों की। ठीक है, एंड उपेक्षा करता है तो इसका यही परिणाम होता है कि वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, आधुनिक तकनीक का सीमित उपयोग। अब देखिए, डिजिटलीकरण और वैज्ञानिक संरक्षण का अभाव है। अगर वैज्ञानिक रूप से संरक्षण किया जाए पांडुलिपि का तो ये नष्ट ना हो, ये बच जाए। ठीक है, लेकिन इनका ध्यान ही नहीं रखा जाता जिसकी वजह से नष्ट हो जाती है। तो आधुनिक तकनीक का सीमित उपयोग है। अगर आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग हो तो पांडुलिपियों का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, इस प्रकार पांडुलिपियाँ ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अमूल्य धरोहर है। वे हमें अतीत के बौद्धिक, सामाजिक और प्रशासनिक जीवन की प्रामाणिक जानकारी देती है। ठीक है, यद्यपि इनमें सीमाएं और संरक्षण की समस्याएं भी हैं, लेकिन आधुनिक संरक्षण तकनीक, डिजिटलीकरण और संस्थागत प्रयासों के माध्यम से हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अभिलेख को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम अभिलेखों का उपयोग करना चाहते हैं ऐतिहासिक स्रोत के रूप में तो हम कैसे कर सकते हैं, इनकी विश्वसनीयता क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, आइए देखते हैं। अभिलेख इतिहास के सबसे विश्वसनीय और प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। ये भी प्राथमिक स्रोत होते हैं क्योंकि पहली बार हाथों से लिखे जाते हैं। ठीक है, एंड विश्वसनीय भी होते हैं ये क्योंकि उसी टाइम पर लिखे जाते हैं जिस टाइम पर घटना घटित हुई हो। ठीक है, जो उस टाइम पर लोग मौजूद हो उन्हीं के द्वारा घटना का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद ये लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए विश्वसनीय भी होते हैं। ये पत्थर, स्तंभ, शिलाखंड, ताम्रपत्र, गुफा की दीवार, मूर्तियों, भवनों पर उत्कीर्ण होते हैं। उत्कीर्ण मतलब कि वो उकेरा जाता है, इनको अक्षरों को पत्थरों पर या कठोर सतह पर उकेरा जाता है, तो उसी को उत्कीर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये उत्कीर्ण लेख होते हैं, उकेरे जाते हैं कठोर सतह पर। ठीक है, एंड
ये समकालीन घटनाओं, शासकों, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हैं कि जिस भी समय का इतिहास हम जानना चाह रहे हैं उस समय पर घटनाएं कौन कौन सी हुई थी, शासक कौन था, प्रशासन कैसे होता था, धार्मिक गतिविधियां कौन कौन सी होती थी। ठीक है, ये सब जानकारी प्रदान करते हैं ये। आइए अब देखते हैं अभिलेखों का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो अभिलेखों का हम उपयोग कर सकते हैं ऐतिहासिक स्रोत के रूप में। पहला, राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में। राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करने में हम अभिलेखों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभिलेख हमें बताते हैं शासकों का नाम, उनका वंश, उनकी उपाधियाँ, उन्होंने कौन कौन सी उपाधि दी, विजय अभियानों की जानकारी भी हमें मिलती है। ठीक है, तो राजनीतिक इतिहास का हम अध्ययन कर पाते हैं अभिलेख के जरिए। जैसे कौन सा शासक था, उसका टाइम पीरियड क्या था, ये सब राजा जो थे वो लिखवाते थे। ठीक है, वो लिखवाते थे ये सब किसके ऊपर, पत्थरों के ऊपर, शिलाखंडों के ऊपर। ठीक है, एंड भवनों की दीवारों पर। ठीक है, राज्य विस्तार और शासन प्रणाली का भी पता चलता है, राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, शासन प्रणाली कैसी थी। ठीक है, उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख से मौर्य साम्राज्य की सीमा और नीति का पता चलता है। अशोक के जो शिलालेख थे, शिलाओं के ऊपर जो लेख लिखवाए थे अशोक ने, उनमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है मौर्य साम्राज्य की, कि मौर्य साम्राज्य जो था ये कहाँ तक फैला हुआ था, इनकी नीतियाँ क्या क्या थी, इनकी शासन प्रणाली क्या थी। ठीक है, शासकों के नाम, वंश, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, तो इस तरीके से अभिलेख जो है राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रशासनिक और आर्थिक अध्ययन में। जो अभिलेख है ये हमें प्रशासनिक और आर्थिक अध्ययन में मदद करते हैं। ये हमें बताते हैं भूमिदान, कर व्यवस्था, ग्राम प्रशासन और अधिकारियों के बारे में। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। उस टाइम पर जो मंदिर बनाए जाते थे उन मंदिरों के दीवारों पर लिखा जाता था दान के बारे में, किसने कितना दान किया। तो भूमि दान की इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी ताकि लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, स्टोर करने के लिए, एंड इसलिए इनको पत्थरों पर लिख दिया जाता था। कागज़ पर लिखेंगे तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, कागज़ फट जाएगा। ठीक है, पत्ते भी, अगर पत्तों पर लिखेंगे पत्ते भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर दीवारों पर लिखेंगे तो वो कैसे नष्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए मंदिरों की दीवारों पर लिखा जाता था दान व्यवस्था, किसने कितना दान किया। ठीक है, ऐसे ही कर व्यवस्था जो थी, राजा वो भी शिलालेखों पर लिखवाता था। ग्राम प्रशासन, ये सब इन्फॉर्मेशन जो थी ये शिलालेखों पर लिखवाई जाती थी, शिलाखंडों पर। ठीक है, उदाहरण के लिए गुप्तकालीन ताम्रपत्रों में ब्राह्मणों को भूमिदान, गुप्ताकालीन समय जो था, गुप्ता काल जो था उसमें ताम्र पत्रों पर लिखा गया था, तांबे के पत्र पर लिखा गया था कि कौन से ब्राह्मण को कितनी भूमि दान दी गई है राजा के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अभिलेख जो है ये हमें प्रशासनिक और आर्थिक अध्ययन में भी मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में। जो अभिलेख हैं इनसे हमें धार्मिक इतिहास पता चलता है कि जैसे आपने आज भी देखा होगा, आप किसी मंदिर में जाते हैं वहाँ पे पत्थर पे लिखा होता है कि ये मंदिर कब बना था, किसने बनवाया था। ठीक है, तो ऐसे ही अभिलेख जो है ये हमें बताते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास, कि कोई मंदिर है, मठ है, विहार है, उसका निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था, दान कितने पैसे मिले थे दान में, किसने कितना दान दिया था उसके निर्माण में। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अभिलेखों से मिल जाती है। उदाहरण के लिए नागार्जुन कोंडा के बौद्ध अभिलेख में हमें सब कुछ पता चलता है कि वो किसने बनवाया था एंड कब बनवाया था। नेक्स्ट आता है सामाजिक इतिहास के अध्ययन में। जो अभिलेख है ये हमारी सामाजिक इतिहास के अध्ययन में भी मदद करते हैं। अभिलेखों से हमें जाति व्यवस्था पता चलती है कि उस टाइम पे जाति व्यवस्था कैसी थी, पेशे कौन कौन से थे, सामाजिक संस्थाएं कैसी थी, स्त्री की स्थिति क्या थी। ठीक है, ये सब हमें पता चलता है। उदाहरण के लिए दानदाताओं में व्यापारियों और महिलाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मतलब दान देने वालों में व्यापारी कितने थे, महिलाएं कितनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक इतिहास भी हमें अभिलेखों के जरिए पता चलता है। नेक्स्ट है काल निर्धारण में। कई अभिलेखों में स्पष्ट तिथियां दी गई होती हैं कि ये घटना इस टाइम पर घटित हुई थी। ठीक है,
उदाहरण के लिए गुप्त संवत या शक संवत में अंकित तिथियाँ। तो इस तरीके से अभिलेख जो है हमें काल निर्धारण में भी मदद करता है। ठीक है, टाइम निर्धारित करने में कि ये घटना कब हुई थी। भाषा और लिपि के अध्ययन में भी अभिलेख मदद करते हैं। प्राचीन भाषाओं और लिपियों के विकास का हमें ज्ञान मिलता है। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का भी अध्ययन हम कर पाते हैं। ठीक है, किसके ज़रिए? अभिलेखों के अध्ययन के ज़रिए। ठीक है, तो ये फ़ायदे अभिलेखों के। नेक्स्ट आता है अभिलेखों की विश्वसनीयता। अभिलेखों को अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है। अगर हम इनकी विश्वसनीयता की बात करें तो ये क्यों है विश्वसनीय? क्योंकि ये समकालीन होते हैं, इनमें समकालीनता होती है। ये उसी घटना के टाइम पर लिखे जाते हैं जब वो घटना घटित हुई हो। ठीक है, घटनाओं के समय या तुरंत बाद ये उत्कीर्ण किए जाते हैं, मतलब पत्थरों पर उकेरे जाते हैं। स्थायित्व इनका, पत्थर और धातु पर उत्कीर्ण होने से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन की संभावना कम होती है, इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। मान लीजिए पांडुलिपि पर कुछ लिखा गया एंड बाद में उसमें थोड़ा चेंज करना, मॉडिफाई करना अपने अकॉर्डिंग, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नाजुक सतह पर लिखे गए थे। लेकिन जो भी लेख हैं इनमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, ये स्थायी होते हैं, स्थायी स्रोत होते हैं, इसलिए इनमें हम बोलते हैं मैनिपुलेशन की भी संभावना कम होती है। अभिलेखों को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, इन्फॉर्मेशन को बदल नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं पांडुलिपि के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, आधिकारिक स्वरूप। अधिकांश अभिलेख राजकीय या सार्वजनिक आदेश होते थे, मतलब जो राजा के आदेश होते थे समाज के लिए। ठीक है, तुलनात्मक पुष्टि। जो भी लेख है इन्हें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से मिलाकर सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि इनको हम प्रूव कर सकते हैं साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की मदद से। सीमित लेकिन नियंत्रित पक्षपात, मतलब कि अगर हम शासकीय प्रशस्ति देखें, जो राजा प्रशस्ति लिखवाता था, अपनी प्रशंसा लिखवाता था, उसमें अतिशयोक्ति होती थी, बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता था, राजा को देवता के रूप में दिखाया जाता था। फिर भी मूल तथ्य जो थे वो सही होते थे कि राजा का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, राजा की मृत्यु कब हुई, राजा जो था उसने क्या क्या नीतियाँ बनाई, ये सब जो तथ्य होते हैं ये सही होते हैं। हालांकि थोड़ी तारीफ ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो ये फ़ायदा अभिलेख का कि इसमें अतिशयोक्ति तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, मूल तथ्य जो वो सही ही होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक अभिलेख ही है एंड इसमें भी हमें काफ़ी प्रशंसा देखने को मिलती है राजा की। ठीक है, अतिशयोक्ति देखने को मिलती है मतलब। आइए अब हम देखते हैं अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या है। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व ये है कि अभिलेख जो है ये सबसे प्रामाणिक प्राथमिक स्रोत है। अभिलेख क्या है? अभिलेख सबसे प्रामाणिक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है। इतिहास के आधारशिला इन्हें माना जाता है। ठीक है, इतिहास जो है इन्हीं पर टिका हुआ है ये माना जाता है, क्योंकि इन्हीं से हमें इतिहास की घटनाओं के बारे में पता चलता है। अगर इतिहास की घटनाएं हमें जाननी है तो इनकी मदद से ही हम जान सकते हैं। अगर ये अभिलेख ना हो, पांडुलिपि ना हो तो हम इतिहास की घटनाएं ही नहीं जान सकते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक स्रोत है इतिहास के, तो इसलिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ये लिखित इतिहास की पुष्टि करते हैं, ग्रंथों में वर्णित घटनाओं की पुष्टि करते हैं। ठीक है, जो घटना वर्णित की गई है ग्रंथों में वो वास्तव में हुई थी या नहीं, इसकी पुष्टि करते हैं। अनलिखे इतिहास का स्रोत, मतलब कि कई छोटे शासकों स्थानीय घटनाओं की जानकारी हमें सिर्फ अभिलेखों से मिल जाती है। जो जानकारी कहीं नहीं मिलती वो हमें अभिलेखों में मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे छोटे शासकों स्थानीय घटनाओं की जानकारी हमें मिल जाती है अभिलेखों से, जो कि हमने कभी सुनी भी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशासनिक संरचना की स्पष्ट जानकारी। अभिलेख जो है ये प्रशासनिक संरचना की स्पष्ट जानकारी देते हैं। अधिकारी वर्ग, कर प्रणाली और स्थानीय शासन की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति और धर्म का प्रत्यक्ष प्रमाण। जो भी लेख हैं ये धार्मिक सहिष्णुता, दान परंपरा, इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, धर्म का, संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं अभिलेख। ठीक है, एंड अभिलेख जो है ये हमें प्रशासन के बारे में जानने में मदद करते हैं
कि अधिकारी वर्ग जो है वो कैसे रहता था, क्या काम करता था, राजा कितना टैक्स लेता था लोगों से, कर प्रणाली क्या थी, स्थानीय शासन कैसे चलाया जाता था। ठीक है। संस्कृति का प्रमाण देता है, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है कि लोग जो है वो दूसरे धर्म की कितनी इज्जत करते थे, दान कितना देते थे लोग, स्थापत्य विकास कैसे हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अभिलेखों से मिल जाती है। ठीक है। आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। इस प्रकार अभिलेख ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए सबसे विश्वसनीय, स्थायी और प्रमाणिक स्रोत हैं। यद्यपि इनमें शासकीय पक्षपात और सीमाएं होती हैं, मतलब शासक जो है वो पक्षपात कर सकता है इनमें, तो ये इसकी सीमा है। लेकिन फिर भी आलोचनात्मक अध्ययन और अन्य स्रोतों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण के द्वारा अभिलेख अतीत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने में मुख्य भूमिका निभाता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अभिलेख जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकारी अभिलेख और निजी दस्तावेज में अंतर स्पष्ट करो। सरकारी अभिलेख और निजी दस्तावेजों में क्या अंतर होता है? ठीक है, ये इसमें हमें बताना है। इतिहास लेखन में दोनों की उपयोगिता का मूल्यांकन भी करना। आइए देखते हैं। सरकारी अभिलेख मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड और निजी दस्तावेज मतलब कि प्राइवेट पेपर। तो जैसे नाम से पता चल गया, सरकारी अभिलेख जो कि सरकारी संस्थाओं ने लिखे हो और निजी दस्तावेज जो कि निजी व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए हों। ठीक है। ये दोनों ही आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण लिखित स्रोत हैं। दोनों ही इतिहास लेखन में उपयोगी भी हैं। ठीक है। आइए देखते हैं इनके अंतर क्या है। सरकारी अभिलेख और निजी दस्तावेज में पहले अंतर देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें सरकारी अभिलेख की, सरकारी अभिलेख जो है ये सरकार के द्वारा तैयार किए जाते हैं, सरकार के द्वारा संकलित किए जाते हैं। निजी दस्तावेज़ों की बात करें तो निजी दस्तावेज जो है ये निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। व्यक्तियों और संस्थाओं के निजी कागजात होते हैं ये निजी दस्तावेज। जैसे आपके जो दस्तावेज है वो निजी दस्तावेज हो गए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे 10th 12th की मार्कशीट हो, चाहे आपका कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, वो आपके निजी दस्तावेज हो गए। लेकिन अगर आपके स्कूल के द्वारा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर किए गए हैं या एडमिशन रिकॉर्ड प्रिपेयर किया गया है कि इस साल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, तो जो किसी सरकारी संस्था ने बनाया है कोई भी दस्तावेज, वो होगा सरकारी अभिलेख। सरकारी अभिलेख सरकार के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है। सरकार या सरकारी विभाग के द्वारा। ठीक है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरकारी होना चाहिए। निर्माता की बात करें तो सरकारी अभिलेखों का निर्माता कौन होता है? राज्य प्रशासनिक विभाग, सरकारी अधिकारी। ठीक है। या तो राज्य या प्रशासनिक विभाग या कोई सरकारी अधिकारी। और अगर हम निजी दस्तावेजों की बात करें तो इनके निर्माता होते हैं नेता, लेखक, सुधारक, व्यापारी और परिवार। ठीक है। उद्देश्य देखें तो सरकारी दस्तावेज का उद्देश्य है प्रशासन, कानून और नीति निर्माण करना। ठीक है। कानून बनाना, नीति बनाना, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना। और निजी दस्तावेज का उद्देश्य क्या होता है? निजी दस्तावेज का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत विचार, अनुभव और संवाद प्राप्त करना। ठीक है। व्यक्तिगत विचार जानना, किसी के अनुभव जानना और संवाद करना। ठीक है। स्वरूप देखें तो जो हमारा सरकारी अभिलेख होता है वो औपचारिक होता है, विधिवत होता है, विधि से लिखा जाता है। निजी दस्तावेज अनौपचारिक भी हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे किसी को आदत है डायरी राइटिंग करने की, तो वो उसका निजी दस्तावेज हो गया, वो उसका औपचारिक नहीं होगा, अनौपचारिक होगा, क्योंकि डायरी राइटिंग अनौपचारिक होती है। ठीक है। वो हमारा खुद का निजी अनुभव होता है, जो भी हम लिखते हैं कॉपी में, डायरी एंट्री के रूप में या डायरी राइटिंग के रूप में। ठीक है। एंड वो अनौपचारिक होता है। तो निजी दस्तावेज अनौपचारिक हो सकते हैं, लेकिन जो सरकारी अभिलेख है ये औपचारिक ही होते हैं। पक्षपात देखिए, जो सरकारी अभिलेख हैं ये राज्य हित पर केंद्रित होते हैं, राज्य के हित की बात करते हैं। निजी दस्तावेज व्यक्तिगत भावनाओं से प्रेरित होते हैं, जो व्यक्ति लिख रहा है उसकी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। ठीक है। प्रामाणिकता देखें तो सरकारी अभिलेख ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं, क्योंकि ये आधिकारिक होते हैं, तो इसलिए इनकी प्रामाणिकता ज़्यादा होती है, उच्च होती है। अगर हम बात करें हमारे जो निजी दस्तावेज हैं उनकी, तो निजी दस्तावेज आलोचनात्मक होते हैं,
भिन्न होते हैं, प्रामाणिक नहीं होते। ठीक है। सरकारी अभिलेख अभिलेखागारों में संरक्षित रखे जाते हैं। निजी दस्तावेज निजी संग्रह या विशेष संस्थानों में होते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी दस्तावेज के उदाहरण क्या है? कानून, आदेश, रिपोर्ट और जनगणना। ठीक है। निजी दस्तावेज के उदाहरण है पत्र, डायरी, आत्मकथा, स्मृतियाँ। ठीक है। तो ये थे निजी दस्तावेज, वो थे सरकारी अभिलेख। अब नेक्स्ट आता है इतिहास लेखन में सरकारी अभिलेखों की उपयोगिता। यहाँ पे जो निजी दस्तावेज है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो निजी होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है। और सरकारी अभिलेख में सरकारी होते हैं। इतिहास लेखन में सरकारी अभिलेखों की उपयोगिता क्या होती है? तो इतिहास लेखन में जो सरकारी अभिलेख होते हैं ये प्रशासनिक इतिहास का आधार होते हैं। प्रशासनिक इतिहास हमें बताते हैं कि प्रशासन कैसे काम करता है, शासन प्रणाली, नीति और कानून समझने में ये हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि ब्रिटिश काल का जो गजट है, विधायी दस्तावेज है, वो हमें बताते हैं कि शासन प्रणाली कैसी रही होगी उस टाइम की, नीतियाँ कैसी थी, कानून कैसे बनाए जाते थे। ठीक है। तो इतिहास लेखन में सरकारी अभिलेख जो है हमें प्रशासनिक इतिहास जानने में मदद करते हैं, आर्थिक और सामाजिक आंकड़े प्रदान करते हैं। ठीक है। जो सरकारी अभिलेख हैं इनसे हमें आर्थिक और सामाजिक आंकड़े मिलते हैं, जैसे कर, कृषि, उद्योग, जनसंख्या, इन सब का तथ्यात्मक विवरण मिलता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है, उद्योग कितने हैं, कृषि कितने लोग करते हैं, टैक्स कितने लोग देते हैं। ठीक है। जैसे कि जनगणना रिपोर्ट, तो ये क्या है? ये भी सरकारी अभिलेख जो है इसी से हमें मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कालक्रम और घटनाओं की पुष्टि। जो सरकारी अभिलेख है ये घटनाओं की पुष्टि करते हैं, घटनाओं की तिथियां और क्रम स्पष्ट करते हैं, कौन सी घटना किस तिथि पर हुई थी, किस क्रम में हुई थी। इनकी विश्वसनीयता बहुत उच्च होती है, आधिकारिक होते हैं ये, इसलिए इनकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं सरकारी अभिलेख। ठीक है। सीमाएँ क्या है? सरकारी अभिलेख की सीमाएँ ये है कि इनमें शासक वर्ग का दृष्टिकोण प्रधान होता है, जनता और उसके विरोधी विचारों की अनदेखी की जाती है, जनता के विचारों को इसमें अनदेखा किया जाता है। ठीक है। तो ये इसमें समस्या है। आइए अब हम देखते हैं इतिहास लेखन में निजी दस्तावेजों की उपयोगिता। तो इतिहास लेखन में जो निजी दस्तावेज हैं ये मानवीय दृष्टिकोण बताते हैं कि मानव का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि ये निजी दस्तावेज है तो निजी दृष्टिकोण ही बताएंगे। ठीक है। ये इतिहास को मानव अनुभव से जोड़ते हैं, जैसे महात्मा गांधी के पत्र और आत्मकथा आपने कई बार पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं कि ये महात्मा गांधी का पत्र है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा से लिया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से जो निजी दस्तावेज है ये मानवीय दृष्टिकोण से जोड़ते हैं इतिहास को। ठीक है। मानव अनुभव से जोड़ते हैं इतिहास की घटनाओं को। दूसरा है वैकल्पिक दृष्टिकोण। जो निजी दस्तावेज हैं ये एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देते हैं, सरकारी अभिलेखों की दृष्टि को संतुलित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक। जो निजी दस्तावेज हैं ये दैनिक जीवन की मानसिकता की और विचारधाराओं की जानकारी देते हैं कि दैनिक जीवन कैसा है, मानसिकता कैसी है, विचारधारा कैसी है, इन सब की जानकारी देते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देते हैं। नेक्स्ट है आंदोलन और राजनीति का आंतरिक चित्र। जो निजी दस्तावेज है ये हमें इतिहास में जो आंदोलन हुए थे उन सब के बारे में भी एक झलक देते हैं, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीतियाँ और मतभेद क्या क्या थे। ठीक है। ये सब कोई व्यक्ति है वो किसी आंदोलन में भाग ले गया तो वो अपना अनुभव तो ज़रूर लिखेगा कि मुझे इस आंदोलन में भाग लेकर ऐसा लगा, मैंने ये रणनीति अपनाई। ठीक है। इस चीज़ को लेकर मतभेद हो गया था। तो इस तरीके से निजी दस्तावेज जो है ये हमारी मदद करते हैं आंदोलन और राजनीति का आंतरिक चित्रण करने में, मतलब कि मन में उसको सोचने में कि कैसे क्या हुआ होगा। ठीक है। आइए अब इसकी सीमाएं देखते हैं। निजी दस्तावेजों की सीमाएं ये है कि ये आत्मकेंद्रित होते हैं, भावनात्मक पक्षपात होता है इनमें, चयनात्मक स्मृति की समस्या होती है। ठीक है। निष्कर्ष देख लीजिए। तो अतः स्पष्ट है कि सरकारी अभिलेख और निजी दस्तावेज दोनों ही इतिहास लेखन के लिए अनिवार्य है। ठीक है। दोनों ही ज़रूरी है इतिहास को लिखने के लिए।
जहाँ सरकारी अभिलेख संस्थागत और प्रशासनिक संरचना स्पष्ट करते हैं, वहीं निजी दस्तावेज मानवीय अनुभूति और वैकल्पिक दृष्टि प्रदान करते हैं। इन दोनों का समन्वित और आलोचनात्मक प्रयोग ही इतिहास को पूर्ण, विश्वसनीय और जीवंत बनाता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दृश्य अभिलेख से आप क्या समझते हैं? फोटोग्राफ, फिल्म, मानचित्र आदि को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है? तो ये फोटो, फिल्म, मानचित्र, ये सब दृश्य अभिलेख हैं। दृश्य अभिलेख मतलब जिसको हम देख सकते हैं। वे ऐतिहासिक स्रोत जो कि अतीत की घटनाओं, सामाजिक घटनाओं को, समाज को, संस्कृति और भौगोलिक परिवेश को दृश्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनको दृश्याभिलेख बोलते हैं। मतलब कि वो ऐतिहासिक स्रोत जो कि अतीत की घटनाओं को, अतीत की सामाजिक, संस्कृति और भौगोलिक परिवेश को चित्र के रूप में दिखाते हैं, तो वो अभिलेख दृश्याभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि दृश्य रूप में प्रस्तुत करते हैं इतिहास की घटनाओं को। इनमें लिखित शब्दों के स्थान पर चित्र, छायाचित्र, चलचित्र, नक्शे, रेखाचित्र, पोस्टर, कार्टून, इन सब के माध्यम से जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं दृश्याभिलेख का अर्थ क्या है। दृश्याभिलेख वे स्रोत है जो कि अतीत को देखने योग्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कि अतीत को हम देख सकते हैं। इनसे समाज का जीवन, सत्ता के प्रतीक, तकनीक, स्थापत्य और घटनाएं समझी जा सकती हैं, कि समाज का जीवन कैसा है, सत्ता का प्रतीक मतलब कि सत्ता कौन चला रहा है, ठीक है, तकनीक क्या क्या थी उस टाइम पर, आर्किटेक्चर कैसा था, घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई थी, ये सब हम देखकर समझ सकते हैं, चित्रों को देखकर। तो दृश्य अभिलेख का यही फ़ायदा है कि इसमें देखने योग्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है अतीत को, कि देखकर हमें सब समझ में आ जाए, देखकर हमें सब समझ में आ जाए कि अतीत में ये हुआ होगा या ऐसे हुआ होगा। ये समाज के जीवन, सत्ता के प्रतीक, इन सबको चित्रों के माध्यम से बताते हैं। सामाजिक जीवन कैसा था, सत्ता कैसी थी, ये सब चित्र के माध्यम से ये बताते हैं। ये इतिहास को केवल पढ़ने का नहीं बल्कि देखने और अनुभव करने का विषय बनाते हैं, कि इतिहास सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है बल्कि देखने और अनुभव करने का विषय है। ठीक है, दृश्य अभिलेख के प्रमुख प्रकार क्या है? तो पहला आता है फोटोग्राफ। जो दृश्य अभिलेख होते हैं, इसका पहला प्रकार क्या है? फोटोग्राफ। ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों, स्थानों के वास्तविक चित्र इसमें शामिल है। ठीक है, एक होता है फिल्म और डॉक्यूमेंट्री। ये घटनाओं की चलायमान दृश्य प्रस्तुति होती है। जैसे हम टीवी में सीरियल देखते हैं तो सब चलता हुआ दिखाई देता है, ऐसे फिल्म और डॉक्यूमेंट्री जो है इसमें भी घटनाएं जो है वो चलती हुई दिखती हैं। घटनाओं का चलायमान दृश्य होता है ये। ठीक है, ये भी दृश्य अभिलेख का हिस्सा है। नेक्स्ट है मानचित्र। ठीक है, इसमें क्या होता है? भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी दी जाती है। जैसे कोई राज्य है, मान लीजिए दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली में मुग़लों का शासन। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत दिल्ली में कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी, तो दिल्ली का मानचित्र बना देंगे। पहले दिल्ली का मानचित्र बनाकर उसमें कौन से एरिए में कौन सा शासक था जो कि शासन कर रहा था, ये सब उसमें दर्शा देंगे। ऐसे ही पूरे भारत का मानचित्र बना देंगे। वो बताएंगे कि गुप्ता साम्राज्य भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ था, मौर्य साम्राज्य किन किन राज्यों तक फैला हुआ था। तो इस तरीके से मानचित्र का उपयोग प्रशासनिक जानकारी के लिए, भौगोलिक और राजनीतिक जानकारी देने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, कौन सा राजा जो है उसका शासनकाल, कौन सा राजा उसका जो शासन है, प्रशासन है, कहाँ तक फैला हुआ था, ये जानकारी देने के लिए भी इसका उपयोग होता है मानचित्र का। ठीक है, नेक्स्ट है चित्र, पोस्टर और कार्टून। तो ये सामाजिक विचार, राजनीतिक प्रचार और जनमत के जरिए भी इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचनाएं देते हैं। ठीक है, दृश्य अभिलेख जो है इसमें चित्र, पोस्टर और कार्टून के जरिए सामाजिक विचार पहुंचाए जाते हैं, राजनीतिक प्रचार किया जाता है, जनमत इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, पेंटिंग और रेखा चित्र भी इसी में शामिल है। पेंटिंग में दरबारी जीवन, युद्ध और धार्मिक गतिविधियों से संबंधित पेंटिंग ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि हमें बताती है उस टाइम पर दरबार में कैसे राजा बैठकर महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। ठीक है, युद्ध कैसे होते थे, धार्मिक गतिविधियाँ कहाँ पर होती थी, कौन कौन सी होती थी, ये सब हमें दृश्याभिलेख से जानकारी मिलती है। आइए अब देखते हैं दृश्याभिलेखों का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग।
तो दृश्याभिलेखों का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी उपयोग होता है। क्यों? सामाजिक जीवन के अध्ययन में अगर हमें सामाजिक जीवन जानना है कि लोग कैसे रहते थे, लोगों की वेशभूषा कैसी थी, आवास कैसे होते थे, क्या कार्य करते थे लोग, जीवन शैली कैसी थी, अगर हमें ये सब जानना है, ठीक है, तो हम दृश्याभिलेखों का यूज़ करके जान सकते हैं, दृश्याभिलेखों के अध्ययन से। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक भारत के फोटोग्राफ से हमें शहरी जीवन का ज्ञान होता है कि शहरी जीवन कैसा था, ठीक है, सिर्फ एक फोटोग्राफ से, वो भी। नेक्स्ट आता है राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में। तो दृश्याभिलेख राजनीतिक इतिहास जानने में भी हमारी मदद करता है। आंदोलन, सभा और नेताओं की छवि भी प्रस्तुत करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित फोटोग्राफ और फिल्में, ये हमें राजनीतिक इतिहास की जानकारी देते हैं। राजनीति में कौन कौन था जिसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, ठीक है, कौन कौन सी सभाएं होती थी, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि भगत सिंह ने एसोसिएशन बनाया था। तो इस तरीके से कौन कौन सी सभाएं होती थी इतिहास में आज़ादी के लिए, ठीक है, एचएसआरए भी आज़ादी के लिए बनाया गया था, भगत सिंह ने बनाया था। ऐसे ही आंदोलन भी बहुत सारे हुए थे, जैसे गोलेट सत्याग्रह हो गया, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। तो कौन कौन से आंदोलन हुए थे, नेता कौन कौन से शामिल हुए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, पूरा राजनीतिक इतिहास हमें पता चल जाता है चित्र के माध्यम से, दृश्याभिलेख के माध्यम से, ठीक है। ऐसे सांस्कृतिक इतिहास जानने में भी हमारी मदद करता है कि सांस्कृतिक इतिहास कैसा था, कला, नृत्य, वास्तुकला और धार्मिक अनुष्ठान कौन कौन से होते थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है दृश्याभिलेखों से, ठीक है। सैन्य और युद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है कि युद्ध क्षेत्र में कौन कौन से हथियारों का उपयोग होता था, कौन सी रणनीति अपनाई जाती थी। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध की फिल्म फुटेज के जरिए पता चलता है कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ होगा, ठीक है। ऐसे भौगोलिक और प्रशासनिक अध्ययन में मानचित्र मदद करता है, ये बताता है कि कौन सा राज्य, कौन सा साम्राज्य जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे गुप्त साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है, मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है पूरे भारत में, ठीक है, इसकी सीमाएं कहाँ थी, मार्ग कहाँ था, नगरों का विकास कहाँ कहाँ पर हो रखा था। ये सब अगर हमें भौगोलिक और प्रशासनिक अध्ययन करना है तो मानचित्र हमारी मदद करते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं दृश्याभिलेखों की विश्वसनीयता और सावधानियाँ। तो ये भी विश्वसनीय होते हैं क्योंकि समकालीन होते हैं, उसी घटना पर बनाए जाते हैं, उसी घटना के दौरान बनाए जाते हैं, ठीक है, जब वो घटना घटित हुई हो। चयनात्मक दृष्टि होती है इसकी, मतलब कैमरा वही दिखाता है जो दिखाया जाना है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक फोटोग्राफी में सत्ता का महिमा मंडन किया गया था कि सत्ता कितनी ऊंची है, कितनी शक्तिशाली है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। संपादन और प्रचार, मतलब फिल्मों, पोस्टरों में विचारात्मक संदेश दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी एक सावधानी है। कोई भी आप फिल्म देखें, कोई भी पोस्टर देखें, उसमें कोई ना कोई विचार ज़रूर दिया जा रहा होगा, कोई ना कोई संदेश ज़रूर दिया जा रहा होगा। तो दृश्याभिलेख जो है कोई ना कोई संदेश ज़रूर देते हैं, ठीक है। इनमें संदर्भ की आवश्यकता होती है, बिना संदर्भ के दृश्य का अर्थ भ्रमित कर सकता है, ठीक है। तो संदर्भ ज़रूर होना चाहिए कि ये जो चित्र है ये कौन सी घटना से संबंधित है, वो होता है संदर्भ, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का कोई अगर दृश्य दिखाया जा रहा है तो उसमें ऐसा बताना भी चाहिए कि ये जो दृश्य है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। संदर्भ देना बहुत ज़रूरी है, बिना संदर्भ के व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, मति भ्रमित हो सकती है, ठीक है। आइए अब देखते हैं दृश्याभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो ये लिखित स्रोतों का पूरक और पुष्टिकरण है, अनपढ़ समाज के इतिहास के लिए उपयोगी है। जो लोग लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते वो देखकर समझ सकते हैं, चित्र देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये इतिहास है, ठीक है। ये इतिहास को जीवंत और बहुआयामी बनाते हैं, स्मृति, पहचान और सत्ता संबंधों को समझने में मदद करते हैं, लंबे टाइम तक याद रहते हैं, ठीक है, एंड सत्ता संबंधों को समझने में मदद करते हैं, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐतिहासिक और अभिलेखीय अनुसंधान क्या होता है। तो हिस्टोरिकल एंड आर्चिवल रिसर्च क्या है, आइए देखते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रिया का प्रमाण के आधार पर अध्ययन किया जाता है। मतलब कि वही घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का, अतीत में जो लोग हुए, जो संस्थाएं बनी, उन सब का, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है। किस आधार पर? प्रमाण के आधार पर, सबूत के आधार पर। इसमें केवल ये नहीं बताया जाता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने का प्रयास किया जाता है कि कोई घटना हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, और उसका समाज और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान की विशेषता क्या है। तो ये तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है, मतलब फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। इसमें स्रोतों की आलोचनात्मक जांच की जाती है, मतलब ये स्रोत सही है या नहीं, इसकी भी जांच की जाती है, आलोचनात्मक जांच होती है। ये इतिहास को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाता है। इसमें कारण परिणाम संबंधों की व्याख्या की जाती है। कोई घटना हुई तो उसका कारण क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ, इन सब की भी इसमें व्याख्या की जाती है। उदाहरण देखिए, 1857 के विद्रोह का अध्ययन, मौर्यकालीन प्रशासन का विश्लेषण, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, ये सब उदाहरण है ऐतिहासिक अनुसंधान के। ठीक है, एक होता है अभिलेखीय अनुसंधान। अभिलेखीय अनुसंधान का मतलब होता है ऐतिहासिक अनुसंधान की ही एक विशेष पद्धति है जिसमें शोधकर्ता अभिलेखागारों में सुरक्षित मूल दस्तावेजों का अध्ययन करता है। जो अभिलेखागार हैं जहाँ पे सारे दस्तावेज रखे जाते हैं, ठीक है, सुरक्षित रखे जाते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है इसमें अभिलेखीय अनुसंधान में। मतलब अभिलेखीय अनुसंधान जो है ये अभिलेखागारों का अध्ययन करता है। अभिलेखागार वो जगह है जहाँ पे दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इन दस्तावेजों में शामिल है सरकारी अभिलेख, निजी पत्र, डायरी, आत्मकथाएं, पांडुलिपियाँ। अब ये निजी पत्र किसके हैं? जो बड़े बड़े नेता हुए, जो बड़े बड़े महान, हम बोल सकते हैं, लोग हुए, उन्होंने कई पत्र लिखे। जैसे महात्मा गांधी ने कई पत्र लिखे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई पत्र लिखे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने कई पत्र लिखे। तो निजी पत्र जो है उनके आज भी संभाल कर रखे गए हैं अभिलेखागारों में। ठीक है, आत्मकथाएं, पांडुलिपियाँ, शिलालेख, ताम्रपत्र, फोटोग्राफ, फिल्म, मानचित्र, ये सब अभिलेखीय अनुसंधान में इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों के रूप में संभाल कर रखे जाते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं अभिलेखीय अनुसंधान का महत्व क्या है। तो ये इतिहास को प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाता है, मौलिक शोध को बढ़ावा देता है। ठीक है, मौलिक शोध मतलब कि जो ओरिजिनल हो, जिसमें कुछ भी कल्पना को शामिल ना किया गया हो, जिसमें हम अपनी कल्पना, अपने विचारों को शामिल ना करें, वो होता है मौलिक शोध। तो मौलिक शोध मतलब कि जिसमें हम अपनी कल्पना को शामिल ना करें, तथ्यों के आधार पर शोध करें। ठीक है, तो अभिलेखीय अनुसंधान जो है मौलिक शोध को बढ़ावा देता है क्योंकि हमारे पास प्रमाण होते हैं इसमें। ठीक है, ये जो ऊपर हमने दस्तावेज पढ़े, ये सारे प्रमाण ही तो है जो हमें बताते हैं कि हाँ कोई घटना वास्तव में हुई थी। ठीक है, तो ये प्रामाणिक बनाता है इतिहास को, मौलिक शोध को बढ़ावा देता है, सरकारी दृष्टिकोण के साथ साथ निजी अनुभवों को सामने लाता है। ठीक है, एंड स्थानीय और अनदेखे इतिहास को उजागर करता है कि स्थानीय इतिहास क्या है, अनदेखा इतिहास क्या है। ठीक है, उदाहरण के लिए राष्ट्र के अभिलेखागार से स्वतंत्रता आंदोलन की फाइलें। ठीक है, किसी नेता के निजी पत्रों से आंदोलन की आंतरिक रणनीति जानना, तो ये उदाहरण है अभिलेखीय अनुसंधान के। ठीक है, जब हम अभिलेखागार में जाकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी फाइलों का अध्ययन करें। ठीक है, भारत में भी अभिलेखागार है जहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है, जो भी एंशियंट बुक्स है, लिटरेचर है, वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं के निजी पत्र भी रखे गए हैं। तो अगर हम किसी नेता के निजी पत्र से आंदोलन की आंतरिक रणनीति जानने का प्रयास करते हैं कि ये कोई आंदोलन, मान लीजिए सविनय आंदोलन है, इसकी हिस्ट्री हमें जाननी है, तो हम महात्मा गांधी का अगर हम पत्र पढ़ते हैं तो हमें उसकी रणनीति पता चलेगी आंदोलन की। ठीक है, तो ये अभिलेखीय अनुसंधान का उदाहरण है। ठीक है,
ऐतिहासिक और अभिलेखीय अनुसंधान का महत्व क्या है? संयुक्त महत्व। तो ऐतिहासिक अनुसंधान सैद्धांतिक ढांचा देता है, अभिलेखीय अनुसंधान ठोस प्रदान करता है। ठीक है, ठोस प्रमाण का मतलब होता है एक ठोस एविडेंस हमें देता है। दोनों मिलकर इतिहास लेखन को वैज्ञानिक, संतुलित और प्रामाणिक बनाते हैं। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत को समझने की व्यापक प्रक्रिया है। अतीत को समझने में मदद करता है ये हमारी ऐतिहासिक अनुसंधान, जबकि अभिलेखीय अनुसंधान उस प्रक्रिया की सबसे मजबूत आधारशिला है। अभिलेखीय अनुसंधान के बिना हम ऐतिहासिक अनुसंधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए हमें अभिलेखीय अनुसंधान करना होगा। अगर हमें हिस्ट्री की कोई घटना जाननी है, मान लीजिए हमें औपनिवेशिक शासन के बारे में जानना है भारत में, तो हमें अभिलेखागार में जाना पड़ेगा पहले, और वहाँ पे जो बुक्स रखी हुई है, जो सोर्सेज है, उनका अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो पहले हमें अभिलेखीय अनुसंधान करना होगा, अभिलेखागार में जाकर बुक्स वगैरह का अध्ययन करना होगा, तभी हम ऐतिहासिक अनुसंधान कर पाएंगे। ठीक है, बिना अभिलेखीय अनुसंधान के इतिहास अपूर्ण रह सकता है, और बिना ऐतिहासिक दृष्टि के अभिलेख अर्थहीन हो सकते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इतिहास लेखन के लिए अनिवार्य हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट 1 वीडियो थी हमारी। कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी रह गए हैं, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसी वीडियो में वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।